ओके, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द रिसर्च मैथडोलॉजी। लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे रिसर्च के बारे में, तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। हमने देखा था कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, और आज हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 54 तक। आज हम क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। उस सीरीज़ को हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में हमने देखा था इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी क्या होता है, और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू देखा था हमने। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था फाइल ड्रॉवर मेथड क्या होता है। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप किसी चीज़ को इंक्लूड करते हो या एक्सक्लूड करते हो अपने हिसाब से, और यहाँ पे क्या देखी जाती है, आपकी बायसनेस देखी जाती है। तो जब हम बात करते हैं फाइल ड्रॉवर मेथड की, तो यहाँ पे रिसर्चर अपने हिसाब से जिस सैम्पल को चाहे तो वो इंक्लूड कर सकता है, और जिस चाहे सैम्पल को वो अपने ड्रॉवर में रख सकता है। इसी वजह से इसको नाम दिया गया फाइल ड्रॉवर मेथड, और उस फैक्टर्स को क्या कर सकता है, दबा सकता है बहुत दिनों तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि ड्यूरिंग रिसर्च, जब हम रिसर्च की बात करते हैं, ठीक है, जब हम रिसर्च की बात करते हैं, व्हेन वी अवॉइड स्पेक्युलेटिव एंड मेटाफिजिकल अप्रोचेस, ठीक है, रिसर्च के दौरान हम जो अटकलबाजी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है, मेटाफिजिकल अप्रोच होता है, उसके बजाय हम क्या करते हैं, इंस्टीड कंसंट्रेट ऑन द ऑब्जर्वेबल फैक्ट। जो तथ्य होता है जो हमें दिख रहा है, सिर्फ हम उस पर फोकस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसको नारीवाद कहते हैं, क्या हम नृवंश विज्ञान कहते हैं, जातीय पद्धति कहते हैं, या फिर हम उसको रचनावाद कहते हैं, या फिर हम उसको पॉजिटिविज्म कहते हैं, सकारात्मकता क्या कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था पॉजिटिज्म क्या होता है। पॉजिटिविज्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब यही है साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, और जब आप साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हो, यानी कि यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हो, फैक्ट्स पे बात कर रहे हो। ठीक है, फैक्ट्स, फिगर, डेटा, नंबर, स्टैटिक्स, इन सब की बात करते हो। पोस्ट पॉजिटिविज्म में आप क्या करते हो, आप इससे रिलेटेड जितने भी ह्यूमन बिहेवियर, फीलिंग्स, इन सब की बात करते हो। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की, ठीक है, तो ये आता है आपके, ये बात करता है फैक्ट्स की, ऑब्जर्वेबल फैक्ट की। लेकिन जब मेटाफिजिकल और स्पेक्युलेटिव, आप ये सोचते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, ये सब चीज़ें जनरली पोस्ट पॉजिटिविज्म में आता है। आप रिफ्लेक्टिविज्म की बात करते हो, कंस्ट्रक्टिविज्म, इन दोनों के बीच में आता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, इट्स रिलेटेड टू समथिंग, मुझे ये मिला इंटरनेट पे, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ ये चीज़, और यू कैन ऑल्सो फाइंड इट, कोरा पे आपको आराम से ये मिल जाएगा। और ये क्या है, जस्ट हैव अ लुक, क्योंकि मुझे लगा कि इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब हम रिसर्च फिलॉसफी की बात करते हैं, तो इसमें आपकी पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म आ जाता है। रिसर्च अप्रोचेस की बात करते हैं तो इंडक्टिव और डिडक्टिव आ जाता है। रिसर्च जब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इसमें एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडी, ग्राउंडेड थियरी, एक्शन रिसर्च, इथनोग्राफी आ जाता है। टाइम होराइजन के आधार पे हम क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं। डाटा कलेक्शन में हम अलग अलग मेथड देखते हैं, जैसे सैम्पलिंग होता है, सेकेंडरी डेटा ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद इंटरव्यू, क्वेश्चनआयर। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंपाइल किया गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आपके पास लेके आऊँ, ताकि आप भी देखें तो आपकी थोड़ी बहुत रिविज़न करने में आपको मदद मिले। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जब हम बात करते हैं मेटा एनालिसिस की, अभी मैंने आपको बताया मेटा एनालिसिस क्या होता है, नैरेटिव रिव्यू क्या होता है, सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जब हम मेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो इनमें से कौन कौन से चरण देखे जाते हैं मेटा एनालिसिस में। कह रहा है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले लिटरेचर को। दूसरा कह रहा है कि कंडक्ट न्यू स्टडीज़ टू फिल द गैप, हम गैप की जो भी गैप रहता है उसको फिल करने के लिए एक नया स्टडी करते हैं। थर्ड कह रहा है कि डेवलप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द स्टडी, यानी किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये हम देखते हैं। लोकेशन ऑफ प्राइमरी स्टडीज़, आप क्या करते हो, जो प्राइमरी स्टडीज़ है उसको लोकेट करते हो। और फिर उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द सेकेंडरी डाटा, और सेकेंडरी डाटा को आप देखते हो। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है।
कि मेटा नैरेटिव, मेटा एनालिसिस जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, चरणबद्ध तरीके से आपको बताना है। और मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी आपको मैंने मेटा नैरेटिव बताया था, मेटा एनालिसिस बताया था, इसके चरण कौन कौन से हैं ये मैं आपको जस्ट बताऊंगी, बट सी दिस, ठीक है। आप इसको देखिए और आप गेस करने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है मेटा एनालिसिस में, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं जब हम मेटा एनालिसिस की बात करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि जो चीज़ मैं आपको बताऊं वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ठीक है। मेटा नैरेटिव, हाँ मेटा नैरेटिव, अभी तो मैंने बताया क्वांटिटेटिव, स्टैटिक्स, इसमें हम सिमिलर स्टडीज़ की बात करते हैं, कैलकुलेशन प्रिसाइज होता है, ठीक है, यही है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ओके, चलिए देखते हैं, हम देखते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आई थिंक क्लियर नहीं हो पाया है। जब हम बात करते हैं मेटा नैरेटिव की, ठीक है, मेटा नैरेटिव की हम बात करने वाले हैं, और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे एक चरण होता है, स्टेप्स होता है। स्टेप्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, कि क्या आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या है, इट्स अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, इसमें सारी चीज़ें जो डेटा होती हैं वो साइंटिफिक होती हैं और कैलकुलेटेड होती हैं, सिस्टमेटिक कैलकुलेटेड होती हैं। जो लिटरेचर आप उठाते हो वो कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं, सारे लिटरेचर एक ही तरफ इंगित करते हैं, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी देखने को मिलती है लिटरेचर के बीच में। तो आपने क्या किया, रिसर्च प्रॉब्लम को चूज़ करा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, सिमिलर लिटरेचर आप ले करके उसको एनालाइज करते हो, ठीक है, सिमिलर लिटरेचर के आधार पे आप स्टडी करते हो, और फिर जो जो फैक्टर्स आपने देखा उनको क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, और उसके बाद क्या करते हो, एक्सक्लूड करते हो, ठीक है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात करते हो, और लास्ट में आप क्या करते हो, रिपोर्ट लिखते हो, या फिर जो भी आपकी फाइंडिंग आई उसके आधार पे आप बताते हो। और यहाँ पे ही हमने क्या देखा था, फाइल ड्रॉवर एरर के बारे में देखा था। तो ये सब चीज़ें आपके मेटा नैरेटिव में आती है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है स्टेज है मेटा एनालिसिस का, इनमें से कौन जो है वो स्टेज आपको देखने को मिलता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए आपने क्या किया, लिटरेचर को अंडरस्टैंड किया, आपने लिटरेचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, तो ऑफकोर्स ये आपका फर्स्ट आएगा। फिर उसके बाद न्यू स्टडीज देखते हो और गैप को फिल करते हो, ये तो सिंपल लिटरेचर रिव्यू में आप कर रहे हो, ये आप नैरेटिव रिव्यू में करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द क्राइटेरिया आप चूज करते हो, ठीक है। और आप क्या करते हो, प्राइमरी स्टडीज़ करते हो। ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी नहीं होता है, प्राइमरी स्टडी की जो आपकी डेटा है, जो आपने सैंपल चूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्या है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है, यानी कि आपने जितने भी चीज़ें ली, ठीक है, वो क्या है, वो डेटा है, सर्वे है, क्वेश्चन है, उसके आधार पे ली, और उसके आधार पे जो सैंपल आप चाहते हो उसके इंक्लूड करते हो, एक्सक्लूड करते हो। तो हम यहाँ पे प्राइमरी स्टडीज़ की बात करते हैं, सेकेंडरी की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी स्टडीज़ आप देखते हो, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक होता है, ये साइंटिफिक होता है, ठीक है। यहाँ पे जनरली हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी सोर्स आपको देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, और लोकेशन ऑफ प्राइमरी डाटा यानी कि हम ACD की बात करते हैं, ACD, ठीक है। आपको समझ में आया, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या होता है आपका जब हम बात करते हैं मेटा नैरेटिव। और मेटा नैरेटिव क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन को आप चूज़ करते हो, फिर डेटा को सर्च करते हो, उसमें आप देखते हो कि किस क्राइटेरिया को मुझे इंक्लूड करना है, किस क्राइटेरिया को हमें एक्सक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप किसके तहत करते हो, आप करते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, कहते हैं कि जब हम सर्वे और रिसर्च की बात करते हैं, सर्वे रिसर्च की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, किसके तहत आता है, कंस्ट्रक्टिविज्म,
हर्मेनोटिक्स, इंटरप्रेटिविज्म, पॉजिटिविज्म। यानी कि रचनावाद, हर्मेनोटिक्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, व्याख्यानवाद, व्याख्यावाद, और पॉजिटिविज्म, सकारात्मकता। यस, इंटरप्रेटिज्म, क्यों भाई इंटरप्रेटिविज्म? इंटरप्रेटिविज्म क्या होता है आपने, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब हम हर्मेनोटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हर्मेनोटिक्स, यही स्पेलिंग है ना, एक बार आप चेक कर लेना। जब हम हर्मेनोटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। हमने बताया था कि ये जनरली बिब्लिकल टेक्स्ट बुक, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, पिक्चर को भी आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, टेक्स्ट, फिगर्स, इन सब को एनालाइज करते हो और उसके आधार पे क्या करते हो, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, और नए नए इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कैसा होता है, ये जनरली क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हो। उसी के तरीके से जब आपने इंटरप्रेटिविज्म देखा, ऑप्शन में ये भी है इंटरप्रेटिविज्म, तो आप क्या करते हो, आप व्याख्या करते हो, और ये व्याख्या क्या होता है, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, आप अपना एक पर्सपेक्टिव देते हो, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो यही है ना कि सर्वे स्टडी किस पे बेस है, तो आपको भी पता है कि सर्वे हम क्या करते हैं, जा जाके क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन के आधार पे हम डेटा निकालते हैं। तो ये चीज़ें कैसी होगी, क्वांटिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी। तो उस आधार पे तो ये दोनों पहले ही एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है। तो बच गया क्या, गया बच गया हमारा पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या होता है, साइंटिफिक होता है, फैक्ट्स पे आधारित होता है, तथ्य पे आधारित होता है। तो पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म इज द साइंटिफिक बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन द डाटा दैट वी हैव। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पॉजिटिविज्म हो जाएगा, राइट आंसर। हर्मेनोटिक्स कैसे होगा, ये तो क्वालिटेटिव है ना, मैंने अभी आपको बताया, ये आप इंटरप्रेट कर रहे हो, अपनी व्याख्या दे रहे हो। यहाँ पे क्या है, क्वांट लगा रहे हो, आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो, आप डेटा की बात कर रहे हो। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, दोनों के बीच में आती है, ठीक है, आप नॉर्म्स की बात करते हो, आप वैल्यूज की बात करते हो, तो वो है आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म। सो द करेक्ट एंड द पॉसिबल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज पॉजिटिविज्म। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Here which theory of learning supposed to be reflective theory of learning, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था थियरी ऑफ लर्निंग, मैंने आपको जस्ट अभी टीचिंग एप्टीट्यूड अभी पढ़ाया, ठीक है। रिसर्च की तो खैर अभी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, रिसर्च की भी थियरी, बट हम रिसर्च के क्वेश्चन में आपको देखिए इसी तरीके से हम कहते हैं इट इज़ नाउ। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वैसा नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड अलग है, रिसर्च एप्टीट्यूड अलग है। अब आईसीटी के क्वेश्चन टीचिंग में आ रहे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन हायर एजुकेशन से मिलेंगे आपको, फिर उसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टीचिंग से, और फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन आपको रिसर्च से मिलेंगे, उसी तरीके से रिसर्च के कुछ क्वेश्चन टीचिंग से देखने को मिलेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें को रिलेशन में अब आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सारे टॉपिक 10 यूनिट अलग अलग हैं। अब जो क्वेश्चन आ रही है दैट इज़ बेस्ड अपॉन कि आप कितना रिलेट कर पाते हो, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उस पर आपका कितना कमांड है। तो यही कह रहा है कि आप जो थियरी ऑफ लर्निंग की बात करते हो, तो इसमें से कौन जो है रिफ्लेक्टिव थियरी ऑफ लर्निंग है। अब ये रिफ्लेक्टिव थियरी ऑफ लर्निंग क्या होता है उसके बारे में मैं अभी जस्ट बताऊंगी, बट क्वेश्चन कह रहा है कि थियरी ऑफ कंडीशनिंग, मैंने आपको बताया था एक कंडीशनिंग होती है, याद आ रहा है कुछ, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो था एक डॉगी के सामने क्या किया जा रहा है, विसल रखा जा रहा है, तो उस डॉगी के मुंह में स्लाइवा आने लग रहा है। तो हमने ये सब चीज़ें बात की थी। रीइंफोर्समेंट थियरी फिर हमने बताई थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसमें हमने बताया था कि कैसे आपको क्या किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, और फिर उसके बाद आपको क्या किया जाता है, कुछ चीज़ें आपको एज अ रीइंफोर्समेंट की तरह सिखाया जाता है, आपको कुछ दे करके आपकी पसंदीदा चीज़ या फिर जो आपकी पसंदीदा चीज़ है वो आपसे ले लिया जाता है। पॉजिटिव निगेटिव रीइंफोर्समेंट की हमने बात की थी। फिर उसके बाद कह रहा है नीड रिडक्शन थियरी, यानी कि आपकी जो नीड है उसको आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस करते हो, क्या ये रिफ्लेक्टिव थियरी है। और फिर कह रहा है कॉग्निटिव फील्ड थियरी, ये वर्ड क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगी, बट पहले क्या करना है, यू हैव टू गेस इट,
कि इनमें से कौन जो है लर्निंग थियरी सपोर्ट करता है रिफ्लेक्टिव थियरी ऑफ लर्निंग। अब ये रिफ्लेक्टिव थियरी क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या कह रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, मेमोरी लेवल, और एक क्या था, 3 लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? रिफ्लेक्टिव लेवल, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो चिंतन शैली होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है जब हम रिफ्लेक्टिव थियरी ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। जबकि मेमोरी क्या होती है, बेस्ड अपॉन द रोड लर्निंग, क्रैमिंग पे आधारित होती है। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, फैक्चुअल नॉलेज पर आधारित होती है। जबकि रिफ्लेक्टिव क्या होती है, दैट इज बेस्ड अपॉन द क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच थियरी ऑफ लर्निंग इज बेस्ड अपॉन द रिफ्लेक्टिव थियरी ऑफ लर्निंग। Cognitive need reduction reinforcement theory of conditioning। चलिए इसको देख लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव थियरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिव थियरी ऑफ लर्निंग क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप सोच विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, आपकी इसमें मेंटल प्रोसेस जो होती है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी मेंटल प्रोसेस एकदम हाईएस्ट होती है, थॉटफुलनेस यहाँ पे आपको देखने को मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है, थॉटफुलनेस भी क्या होता है आपकी मैक्सिमम होती है यहाँ पे, ठीक है। और आप एक चीज़ और देखोगे क्या कि इस लेवल पे आप प्रॉब्लम सॉल्व पे ज़्यादा जोर देते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको इसी लेवल पे डेवलप्ड होती है। तो यहाँ पे इस अंडरस्टैंडिंग पे आपकी जो बौद्धिक विकास होती है वो चरम सीमा पे होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव थियरी, ठीक है। कॉग्निटिव थियरी आपकी बौद्धिक विकास उच्चतम स्तर पे होती है। और कॉग्निटिव थियरी क्या कहता है, कॉग्निटिव थियरी आप देखोगे कि टॉलमैन ने दिया है। टॉलमैन क्या कहते हैं कि भैया ये जो बच्चे हैं, अब ये जो चाइल्ड होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इन्वायरमेंट पे आधारित होते हैं। आपने क्या देखा, आपने वोत्स्की की थियरी देखी, आपने लर्निंग में बहुत सारे मैंने आपको थियरी बताया था, ट्रेडिशनल लर्निंग, ऑपरेट, क्लासिकल, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ पियाजे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल पे जोर देता है, बाकी जो बिहेवियरलिस्ट थियरी है वो बिहेवियर पे जोर देते हैं, और बिहेवियर का विकास कैसे होता है, आपके समाज से। तो यहाँ पे जो कॉग्निटिव थियरी आपसे यही कहता है कि देखिए ये जो बच्चा है, कोई भी बच्चा होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी इन्वॉल्वमेंट ही क्या हो, ज़रूरी हो। अब फॉर एग्जांपल 2 भाई हैं, ठीक है, और एक भाई क्या करता है, एक भाई चोर बन जाता है और एक भाई पुलिस बन जाता है। अब दोनों की नर्चरिंग एक ही इन्वॉल्वमेंट में हुई, बट रीज़न जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इंडिविजुअल मोटिवेशन, ठीक है। आपकी इंडिविजुअल मोटिवेशन भी क्या करती है, कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है। और इसी के बारे में कॉग्निटिव थियरी में हमने देखा, टॉलमैन भी यही बात करते हैं, कहते हैं कि इंडिविजुअल की मोटिवेशन, उसका इंस्पिरेशन, क्योंकि आप देखो टीचर सेम है, बच्चे 30 हैं, कुछ बच्चे ही क्यों टॉप पर आते हैं और बाकी सारे बच्चे, वो तो अलग बात है कि बच्चों का अलग विकास होता है, बट जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट सबको समान रूप से सेम मिला है। बट जो विकास होता है, टॉलमैन ने ये स्टडी रैट पे किया और उन्होंने स्टडी किया कि ये जो मोटिवेशन है दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो उसके इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी के तहत आता है आपकी रिफ्लेक्टिव थियरी ऑफ लर्निंग। यहाँ पे नीड रिडक्शन थियरी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे थियरी है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, विच थियरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट द रिफ्लेक्टिव थियरी ऑफ लर्निंग। थियरी ऑफ कंडीशनिंग नहीं है, रिइंफोर्समेंट नहीं है, नीड रिडक्शन थियरी नहीं है, कॉग्निटिव फील्ड थियरी क्या करती है, वो बात करती है आपके रिफ्लेक्टिव थियरी ऑफ लर्निंग से संबंधित। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऑल रिसर्चर, ठीक है, ऑल रिसर्चर, जितने भी जो रिसर्चर होते हैं, शोध करता है, वो क्या करते हैं, जो कॉर्पस नॉलेज होता है, ठीक है, जो संचित ज्ञान होता है, उसमें वो क्या करते हैं, एडवांस करते हैं थियरी, ठीक है। बाय एडवांसिंग ए थियरी देकर वो क्या करते हैं कि कॉर्पस जो नॉलेज होता है, अभी जो नॉलेज है उसमें वो क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। द फोकस ऑफ एक्शन रिसर्च इज बेसिकली ए एमुलरेटिंग
प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस। यानी कि जब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, याद आ रहा है? एक्शन रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आते हैं कि जब हम अप्लाइड की बात करते हैं, अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं, तो अप्लाइड में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ठीक है। ये है आपकी अप्लाइड रिसर्च और इसी के अंदर आता है आपकी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च से कैसे अलग होता है, दोनों में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात की जाती है, बट ये जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म, तुरंत उसको सॉल्व करना है, तो ये शॉर्ट टर्म होता है। बट जब हम इसकी बात करते हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म की बात की जाती है। इसका जनरली यूज़ एजुकेशन के फील्ड में होता है, ठीक है, और इसका यूज़ कहीं पे भी हो सकता है, टेक्निकल फील्ड में भी हो सकता है। एक्शन रिसर्च की हम जब बात करेंगे, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, 4 मेथड को फॉलो करते हो और उसके बाद आप बार बार कोशिश करके आप सॉल्यूशन ढूंढते हो। जब हम अप्लाइड की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म मेथड की बात करता है और आपके सॉल्यूशन की बात करता है। तो ऑफकोर्स आपने देखा कि अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में क्या अंतर होता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जब हम बात करते हैं फोकस ऑन द एक्शन रिसर्च, जब हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित प्रथाओं को सुधारने पर है। उपरोक्त कथनों के आधार पर आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए ये तो सही है कि एक्शन रिसर्च क्या कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको आप सुधारना चाहते हो। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल रिसर्च कॉर्पस नॉलेज में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। अगर ऐसा है तो एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च क्या कर रहा है, जो नॉलेज उसको टेस्ट कर रहा है ना, ये कहाँ से बढ़ाई कर रहा है, ये तो अप्लाई कर रहा है ना, ये बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहे हैं। जो नॉलेज ऑलरेडी है, ठीक है, उसको अप्लाई करने की बात की जा रही है, यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर रहा है, ठीक है, एडवांसमेंट की बात नहीं कर रहा है। एडवांसमेंट में आप देखोगे फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये सब चीज़ें आ जाती है। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसके तहत आपके एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च मैंने आपको बताए हैं। मैं चाहूँगी कि यूट्यूब पे भी आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो के थ्रू आप तक लाऊं कि कितने तरह के रिसर्च होते हैं और ये कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सो स्टेटमेंट 1 इज़ द रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको रीज़न दिया, एक्शन अभी अप्लाइड भी क्या है, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि जो नॉलेज है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हम उसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, सो डी इज़ द करेक्ट वन। उसी तरीके से जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच रिसर्च मेथड, इनमें से कौन सी जो रिसर्च मेथड है, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल द एक्सट्रानियस वेरिएबल इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको आज के लिए छोड़े जा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर समझ के रखें, सोच के रहिए, और जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे वो यहीं से पिकअप करेंगे कि जब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा रिसर्च है, ठीक है, जहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल ऑफ द एक्सट्रानियस वेरिएबल इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल, ये पूछ रहा है और आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। सो जस्ट गेस इट, ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर and we will discuss this answer in the next coming class. Till then, just keep learning and keep focusing on the topic.